नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। चंद्रबाबू नायडू, इन्हें सब लोग जानते हैं, लेकिन आप इनको समझते हैं क्या? इधर अगर चंद्रबाबू नायडू अगर छींक भी मारते हैं, तो शायद मोदी जी चौंक के उठ जाते होंगे। दो बैसाखियां हैं मोदी जी के पास, एक नीतीश कुमार और दूसरे चंद्रबाबू नायडू। अब नीतीश कुमार जी के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। उनको कई लोग पलटू राम भी बोलते हैं और वो कुछ महीने या कुछ साल बाद इधर से उधर वो छलांग मारते रहते हैं। तो उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो मोदी जी को ज्यादा देर तक सपोर्ट करेंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए मैंने सोचा आज का एक एपिसोड मैं चंद्रबाबू जी के ऊपर ही पूरा बनाऊं, जिससे आपको समझ आ जाए कि क्या वो मोदी जी को लॉन्ग रन में सपोर्ट करेंगे या नहीं। यूं तो आप सब लोग नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हैं, बट चंद्रबाबू नायडू भी कोई कम नहीं है। 2014 में ये एनडीए का हिस्सा थे और बीजेपी के साथ इन्होंने तब चुनाव लड़ा। 2014 में बीजेपी की 282 सीट्स आई थी, 282। तेलुगु देशम की 16, 16, शिवसेना की 18 और अन्य सभी सहयोगी दलों को मिला के कुल एनडीए की सीट 336, 336 सीट्स आई थी। हालांकि बीजेपी उस समय बहुमत से आगे थी, केवल 9 सीट, फिर भी उन्होंने अपने सहयोगी दलों को मंत्री पद दिया था। टीडीपी की तरफ से उस समय अशोक गजपति राजू मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन बने थे, लेकिन 2018 आने तक चंद्रबाबू नायडू की मोदी जी से अनबन हो गई, इसलिए उन्होंने अपनी सपोर्ट एनडीए से विड्रॉ कर ली और अशोक गजपति राजू ने भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। इसके बाद सुरेश प्रभु, जो शिवसेना में थे उस समय, वो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन बने थे। 2018 में जब चंद्रबाबू नायडू ने मोदी से समर्थन वापस ले लिया, तो उस समय उन्होंने क्या-क्या नहीं कहा मोदी जी के बारे में। कुछ हेडलाइंस मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। पहली चीज उन्होंने कही कि 2019 में कि एक एंटी मोदी वेव है पूरे देश में और आंध्रा में प्रो इनकम्बेंसी एक वेव है। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में 1996 की तरह एक थर्ड फ्रंट गवर्नमेंट भी बन सकती है। और हाल में उनका एक पुराना ट्वीट भी लोग दिखा रहे थे 2019 का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी ने जितने भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं हिंदुस्तान में, उनको डिस्ट्रॉय करके रख दिया है, सीबीआई से आरबीआई तक, यहाँ तक के इलेक्शन कमीशन को भी नहीं छोड़ा। अब आइए 2019। चंद्रबाबू नायडू की मोदी जी से बन नहीं रही थी। वो उस समय एनडीए का हिस्सा नहीं थे और बीजेपी की परफॉर्मेंस पहले से भी ज्यादा अच्छी हो गई। 303 सीट्स आई थी बीजेपी की, शिवसेना की 18, जेडीयू की 16। टोटल एनडीए की 352, 352 सीट्स थी। एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी और मोदी जी को भी अन्य किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं थी, तो 5 साल तक दोनों ने आपस में बात नहीं की। लेकिन 2024 में बिल्कुल ही उल्टा हो गया। मोदी जी को बहुमत नहीं मिला, वो परेशान हो गए। बीजेपी की केवल 240 सीट आई, टीडीपी की 16 सीट फिर से आई। आपको याद होगा 2014 में भी टीडीपी की 16 सीट थी, लेकिन तब एक मंत्री बनाया गया। इस बार टीडीपी से 2 मंत्री अब बनाए गए हैं, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन राम मोहन नायडू, ये येदन नायडू के पुत्र हैं और शायद सबसे यंग मंत्री हैं कैबिनेट में। और दूसरी पोजीशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पी चंद्रशेखर को दी गई है। तो इस बार टीडीपी से 2 मंत्री हैं। कुल एनडीए की इस बार 293 सीट्स हैं, जो बहुमत से केवल 20 सीट या 21 सीट ज्यादा है। 2014 के बाद से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना असेंबली के चुनाव लोकसभा के चुनावों के साथ ही कराए जाते हैं। अब इससे एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। वो ये है कि स्टेट पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स आपस में जुड़ जाती है, तो अलायंसेस करने में काफी दिक्कत आती है। जो पार्टी स्टेट में किसी के साथ जा रही है, वो बहुत मुश्किल है कि वो नेशनल लेवल पर उसके साथ ना जाए। और यही वजह थी कि चंद्रबाबू नायडू एक तरह से फंस चुके हैं।
2014 के लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश असेंबली के भी चुनाव कराए गए थे। उस समय तक जब चुनाव हुए तब तक आंध्र का बाइफरकेशन नहीं हुआ था, लेकिन चुनाव के फौरन बाद ही 2 जून 2014 को बाइफरकेशन कर दिया गया और आंध्र के हिस्से 175 सीट्स आईं। तेलुगु देशम तब सबसे बड़ी पार्टी बनी, उनको 102 सीट आई 175 में से, और बीजेपी जो उनके साथ लड़ी थी चुनाव उनको 4 सीट आई, तो टोटल एनडीए को 2014 में आंध्र असेंबली में 106 सीट आई। बाइफरकेटेड आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू बने। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था, एनडीए का हिस्सा थे। एक नई स्टेट बनी थी, तो उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत थी। जब बाइफरकेशन हुआ था उस समय यूपीए सरकार पावर में थी और उन्होंने एक पैकेज की घोषणा भी की थी। नायडू जी को ऐसी उम्मीद थी कि बीजेपी यूपीए सरकार की बात को ऑनर करेगी, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, वो किसी की सुनते नहीं हैं। उन्होंने कोई भी पैसा चंद्रबाबू नायडू को नहीं दिया। चंद्रबाबू नायडू ने 3 साल इंतजार भी किया, लेकिन 2018 आने तक, जिसे कहते हैं ही रैन आउट ऑफ पेशेंस, वो फिर एनडीए से बाहर हो गए। इधर चंद्रबाबू नायडू मोदी जी से परेशान रहते थे और कोई भी डेवलपमेंट काम हुआ नहीं। स्टेट के फाइनेंशियल हालत काफी खराब हो गई और इसी चीज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने। उन्होंने स्टेट वाइड एजिटेशन किया, यात्राएं की। उनकी बहन वाईएस शर्मिला ने मिलकर चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एक मुहिम सी छोड़ दी। धीरे धीरे वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू की पतंग काटने शुरू कर दी। 2019 का आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन भी टीडीपी ने अपने ही बल पर लड़ा था। वो एनडीए का हिस्सा उस समय नहीं थे। 175 सीटें उन्होंने लड़ी और केवल 23 सीट उनके हाथ आई। उधर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जगनमोहन रेड्डी क्लीन स्वीप कर दिया। 151 आउट ऑफ 175, 86% वोट शेयर। ये शायद हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा वोट शेयर है, 86.3%। तेलुगु देशम एकदम आंध्रा में वाइप आउट हो गई। मई 2019 चंद्रबाबू नायडू की सबसे खस्ता हालत हो गई। लोकसभा में केवल वो 3 सीट उस समय जीते और आंध्र प्रदेश असेंबली में, जैसा मैंने बताया, उनके 23 एमएलए जीतकर आए। और यही नहीं था, 2014 के बाद टीडीपी टूटने भी लगी थी क्योंकि बाइफरकेशन हो गया। उनके काफी एमएलए वो तेलंगाना चले गए और फिर उन लोगों ने बीआरएस या टीआरएस या कांग्रेस, वो सारी पार्टीज ज्वाइन कर ली थी। तो उन्हें एक तरह से पार्टी अब दोबारा खड़ी करनी थी। 2019 के बाद उनके पास ऑप्शंस बहुत कम बचे थे। चंद्रबाबू नायडू एक शाई पॉलिटिशियन है। वो ज्यादा लाइमलाइट में रहना नहीं चाहते। वो अपनी तरफ से कभी कोई पहल करते नहीं हैं, ना ही वो नेशनल स्टेज पर ज्यादा दिखते हैं। जब कभी किसी को जरूरत पड़ती है, वो ही जाके चंद्रबाबू नायडू को अप्रोच करता है। और इधर उनके संबंध कांग्रेस या अपोजिशन से कोई खास अच्छे नहीं थे। ऑप्शन उनके पास यही था कि वापस मोदी जी से जाके वो बिगड़ी हुई बात बना लें। 2024 आने तक ये बात साफ हो गई थी मोदी जी को कि उनके पास एनडीए में पार्टनर्स बचे नहीं हैं। शिवसेना का स्प्लिट हो गया था, एनसीपी भी एक तरह से उसको स्प्लिट करके अजीत पवार को ले आए थे और सब जगह उन अमित शाह की जो रणनीति थी वो बैकफायर कर रही थी। मोदी जी नए पार्टनर्स ढूंढ रहे थे और चंद्रबाबू नायडू को आंध्रा से जगन मोहन रेड्डी को हर हालत में हराना था। तो इसलिए दोनों को एक दूसरे की जरूरत 2024 में पड़ने लगी। चंद्रबाबू नायडू की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही रही। एनडीए में वापस वो आ गए और इकट्ठे उन्होंने चुनाव लड़ा। आंध्र असेंबली में टीडीपी को 135 सीट्स आई। जनसेना पार्टी पवन कल्याण की, जो एनडीए का हिस्सा है, उसको 21, बीजेपी को 8। कुल मिलाकर 175 में से एनडीए को 164 सीट्स आई। बहुत बड़ी मेजॉरिटी फिर से आई और वोट शेयर भी 50 से ऊपर ही रहा एनडीए का।
जून 2024। चंद्रबाबू नायडू को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया। वो दोबारा से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और लोकसभा में भी उनकी अच्छी खासी सीट आई। 2 मंत्री पद भी उन्हें मोदी जी ने दे दिए। लेकिन उधर मोदी जी बुरी तरह से नायडू पर अब निर्भर हो गए। चंद्रबाबु नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं। सबसे पहली बार वो चीफ मिनिस्टर बने 1 सितंबर 1995 में और लगातार 2 टर्म वो चीफ मिनिस्टर रहे 13 मई 2004 तक। उसके बाद तीसरी टर्म जब बाइफरकेशन हो गया 8 जून 2014 से वो आंध्र के मुख्यमंत्री रहे 2019 तक और अब 2024 में चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। एज अ चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू कई सारे प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया है। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने उसके बाद नरसिम्हा राव जी वहां पर प्रधानमंत्री थे। फिर नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट आई जिसमें वाजपेयी, एच डी देवेगौड़ा, आई के गुजराल ये सारे लोग थे जिनके साथ नायडू ने काम किया। और 1999 से 2004 तक जब वो एनडीए का पार्ट थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। और फिर बाद में जब 2014 के बाद से वो नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं। सबसे अच्छा पीरियड चंद्रबाबू नायडू के लिए शायद 1999 से 2004 वाला पीरियड है। इस दौरान उन्होंने हैदराबाद में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। यहाँ के हाईटेक सिटी बनाया, एयरपोर्ट की नींव रखी, आउटर रिंग रोड बनाया, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। लेकिन शायद गाँव में वो इतना नहीं कर पाए इसलिए वो 2004 में हार गए थे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 1999 में टीडीपी के 29 एमपीज थे, 29 एमपीज थे, लेकिन एनडीए को उन्होंने आउटसाइड सपोर्ट दिया था। उनका कोई तब मंत्री नहीं बना था, लेकिन स्पीकर की पोस्ट उन्होंने ली थी। उस समय जीएमसी बाल योगी लोकसभा के स्पीकर नियुक्त किए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। एक किताब आई थी डिवाइडेड वी गवर्न, कोएलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया, जिसके लेखक थे संजय रूपारेलिया। उन्होंने उस किताब में ये लिखा था कि 1999 में टीडीपी एक दूरी बना के रखता था वाजपेयी गवर्नमेंट से। शर्त ये थी कि वो माइनॉरिटीज के लिए के अगेंस्ट कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, अगर किया तो टीडीपी सपोर्ट विड्रॉ कर लेगी। और दूसरी चीज ये थी कि 2002 के गोधरा राइट्स जब हुए थे उस समय नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। नायडू जी ने उस समय ये डिमांड की थी कि मोदी जी को रिजाइन करना चाहिए। और उसके बाद से टीडीपी और अन्य जितने भी पार्टनर्स थे उस समय एनडीए के, तृणमूल कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू, सब लोग उस एनडीए की कमेटी से बाहर हो गए थे। तो चंद्रबाबू नायडू को स्पीकर की पोस्ट आज से ही नहीं, 1999 से भी वो इस बात को प्रेफर करते थे। तब तो वो मंत्रिमंडल का पार्ट भी, हिस्सा भी नहीं थे। लेकिन आज जब वो एक कमांडिंग पोजीशन में है तो जरूर ऐसा लगता है कि वो स्पीकर के पद के लिए मोदी जी से जरूर नेगोशिएट कर रहे होंगे। चंद्रबाबू नायडू एक बहुत ही सीधे साधे किसान परिवार से आते थे। राजनीति में उनका जंप बहुत ही तेजी से हुआ है। एक नजर उनकी लाइफ टाइमलाइन पर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। 1950 में उनका जन्म हुआ नारावरीपल्ली गांव में जो तिरुपति के पास है। ये 4 भाई बहन थे जिसमें से सबसे बड़े चंद्रबाबू नायडू थे। 1974 में उन्होंने वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी तिरुपति वहां से बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की। 1975 में वो यूथ कांग्रेस से जुड़ गए जहां से उनकी मुलाकात संजय गांधी से हुई और वो संजय गांधी के सपोर्टर बन गए थे। 1978 में वो कांग्रेस के टिकट पर जिसमें कांग्रेस ने 20% सीट्स यूथ को दी थी, युवा लोगों को दी थी, उस सीट से चंद्रबाबू नायडू इलेक्शन लड़े और वो जीत गए। उस समय टी अंजनेया की कैबिनेट में वो मिनिस्टर भी बनाए गए। 1981 में जब वो मंत्री थे, वो सिनेमा से रिलेटेड काम संभालते थे। उनकी मुलाकात तब एनटी रामा राव से हुई जो बहुत ही बड़े तेलुगु के फिल्म स्टार थे। और 1981 में
उन्होंने एनटीआर की सेकंड डॉटर उस भुवनेश्वरी उस उनसे उन्होंने शादी कर ली। 1980 से 1982 के बीच में चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस सरकार में उन्होंने कई सारे मंत्री पद संभाले, कई विभागों में उन्होंने कार्य किया। 1982 के इलेक्शन में वो अपने फादर इन लॉ एनटी रामाराव के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा कांग्रेस के टिकट पर और वो हार गए। उसके बाद ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और एनटीआर के साथ वो टीडीपी में जुड़ गए। 1984 से 1995 तक फ्रॉम 1984 टू 1995 चंद्रबाबू नायडू ने पूरी तरह अपने फादर इन लॉ को तेलुगु देशम पार्टी में सपोर्ट किया। 1986 में एनटीआर ने नायडू को जनरल सेक्रेटरी बना दिया था टीडीपी की, लेकिन उसी साल ही टीडीपी इलेक्शन हार गई थी। हालांकि नायडू अपना चुनाव 5000 वोट के करीब से जीत गए थे और 1994 में दोबारा से एनटीआर जीत कर आए और उन्होंने नायडू को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। लेकिन एक साल बाद 1995 में ऐसी घटना हुई जो एक फैमिली अफेयर था, जिसमें एनटीआर की दूसरी पत्नी पार्वती लक्ष्मी को लेकर कुछ इश्यू आया और इसी वजह से चंद्रबाबू नायडू ने अपने फादर इन लॉ के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। एनटीआर के खिलाफ रिवोल्ट में काफी एमएलएज ने चंद्रबाबू नायडू का साथ दिया और वो मुख्यमंत्री बन गए। एनटीआर को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और उसी साल 1996 में एनटीआर की मृत्यु हो गई। तो चंद्रबाबू नायडू को जितना मेरी समझ है, मैं उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मानता हूं जिनकी अपनी एक सोच है, एक समझ है, एक आइडियोलॉजी है और वो अपनी इस आइडियोलॉजी से आसानी से वो हिलते नहीं है। ये थ्रू आउट उनके कैरियर में ऐसा ही नजर आया है। सबसे पहले वो कांग्रेस में थे, वहां पर उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन जब उनके ससुर एनटीआर अपनी पार्टी बनाई और कांग्रेस इधर हार गई, इस वजह से उन्होंने शिफ्ट किया टीडीपी में। वो लगातार तब से टीडीपी में ही है, उन्होंने कभी पार्टी नहीं बदली और शुरू से ही उनका ये मत रहा कि वो एंटी कांग्रेस फोर्सेस के साथ रहेंगे, यानी कि एनडीए के साथ, और ये निभाते रहे। केवल बीच में ये 2-3 साल का पीरियड आया जब उनका मोदी जी से झगड़ा हुआ। वो एक व्यक्तिगत झगड़ा था, क्योंकि जो मोदी जी ने उन्हें प्रॉमिस किया था वो दिया नहीं गया, तो इसलिए वो उस समय एनडीए से बाहर आ गए। चंद्रबाबू नायडू आज 74 वर्ष के हो गए हैं। शायद आखिरी बार वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उनके पास ज्यादा समय नहीं है और वो ये अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए मेरा ऐसा भी मानना है कि वो मोदी पर काफी ज्यादा प्रेशर बनाएंगे। जो उन्हें चाहिए, अगर उन्हें पैसा चाहिए आंध्र के लिए या यहाँ की कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, वो लेकर ही मानेंगे। और अगर चंद्रबाबू नायडू ने ये ठान ली है कि उन्हें स्पीकर का पद चाहिए, तो शायद वो लेकर ही मानेंगे। अब ये मोदी जी के ऊपर है कि वो अपनी सरकार चलाना चाहते हैं इस तरह या नहीं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूंगा कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।